मॉर्निंग क्लास। आज हम आपका नीलकंठ का भाग 2 पढ़ेंगे। मैंने आपको उस दिन आधा भाग पढ़ाया था, है ना? तो उससे जो प्रारंभ में आपको मैंने बताया था कि जो लेखिका है उनको जीव जंतुओं से के प्रति प्रेम और लगाव के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना? और उनके चिड़ियाखाने में पक्षी तथा जानवर भी उनके साथ इस तरह से घुल-मिल जाते थे मानो वो क्या थे, परिवार के सदस्य हों। फिर मैंने आपको बताया था कि जब वो अतिथि को छोड़कर वापस स्टेशन से लौट रही थी तो बड़े मियाँ की दुकान पे वो जब गई तो उन्होंने बताया था उन्हें कि शंकरगढ़ में चिड़िया माँ ने 2 मोर के बच्चे पकड़ कर लेके आया है। इनमें से एक मोर और दूसरा मोरनी है। तो उन्होंने कहा था कि आप इन्हें रख लें, है ना? और कोई मारने के लिए ले जाएगा तो इससे अच्छा तो ठीक है कि आप ही ले जाएँ, है ना? तो लेखिका ने उन्हें 35 रुपए में उनको पिंजड़े को मतलब उन बच्चों को खरीद लिया था, है ना? फिर मैंने आपको कुछ दिन बाद उन्होंने क्या करा, उनको अपने कमरे में रखा, पढ़ने लिखने के कमरे में रखा। उसके बाद उन दोनों को अन्य जीव जंतु के जो निवास था जहाँ पे वो रखती थी सभी जीव जंतुओं को उनको वहाँ पे रखा। वहाँ पर उन दोनों ने उनको दोनों का स्वागत ऐसे कराया उन लोगों ने जैसे नववधू का करते हैं, है ना? और उनमें पूरा कौतूहल हो गया था उनके बीच में। लक्का कबूतर उनके चारों ओर घूमकर गुटरुगु करने लगा था, है ना? बड़े खरगोश थे वो एक कतार में बैठकर उनका निरीक्षण करने लगे थे और तोता एक आँख बंद करके उनका परीक्षण सा करने लगा था, है ना? फिर धीरे-धीरे मोर बढ़ने लगा। मोर के सिर पर कलगी उगने लगी थी, है ना? ऊँची चमकीली हो गई थी, उसकी पूँछ लंबी हो गई थी, पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग चमकने लगे थे। उसकी गर्दन ऊँची करके देखना, गर्दन टेढ़ी करके शब्द को सुनना आदि क्रियाओं में सौंदर्य था। मोरनी का जो मैंने बताया था आपको, मोरनी का विकास उपयुक्त सहचरनी होने का प्रमाण देने लगा था, है ना? इतना मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे से पढ़ाती हूँ कि उन्होंने बताया, लेखिका ने, मुझे यह ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षण कर लिया था। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतरों आदि की सेना एकत्रित कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहा। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा, है ना? तो उसने कहा कि उसने लेखिका ने कहा कि मुझे ये याद नहीं है कि नीलकंठ ने कब अपना उस जो उनका चिड़ियाघर था, उनके सारे जो जीव जंतु थे उनका सेनापति या संरक्षक अपने आप को नियुक्त कर लिया था। उसने कहा कि जैसे सवेरे होता था सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना को इकट्ठा करके लेके जाता जहाँ पे दाना दिया जाता था और फिर घूम घूम कर उन सबकी रखवाली क्या करता था, और किसी ने थोड़ी सी गड़बड़ की तो उनको वह दंड देने के लिए दौड़ पड़ता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी अब उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णभेद संस्कार हो जाता था, पर वे फिर भी उससे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी पूँछ और सघन पंखों में छोल का सा खेलते रहते थे। उसने कहा कि खरगोश के जो बच्चे थे, छोटे बच्चे को, है ना, जब उनको सजा देता था तो उनको कान पे पकड़कर अपना उनके ऊपर उनको उठा लिया करता था, है ना? उठा लेता था और जब तक कि वो मतलब कि आवाज़ में रोना, धीमी आवाज़ में रोना ना करने लगते, मतलब रोते ना थे, तब तक उनको अधर में लटकाए रखता था। कभी कभी अपनी पैनी चोंच से उसके जो खरगोश के बच्चे थे उनके कर्णभेद हो जाया करता था, मतलब कानों में छेद हो जाया करते थे, है ना? पर वे कभी भी उससे क्रोधित होने का अवसर ना देते थे। दंड विधान के समान ही उसने जीव जंतु के प्रति ऐसा नहीं था कि वो हमेशा सबको दंड देता था, बल्कि सभी जीव जंतु के प्रति उसका प्रेम क्या था, असाधारण था। प्राय वो क्या करता था, जब मिट्टी पर अपने पंख फैलाकर बैठ जाता था, है ना, तो बच्चे होते थे सब उसकी लंबी पूंछ पे सघन पंखों के बीच में लुका छुपी का खेल खेला करते थे, है ना? फिर इसके बाद उन्होंने कहा, ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। जब सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। उसने कहा कि एक बार क्या हुआ, उनकी जो जालीदार जहाँ पर वो चिड़ियाघर था उनका, वहाँ पर एक सांप पहुँच गया, है ना, और सब उसको देखकर सब इधर उधर छिप गए, लेकिन एक छोटा सा जो खरगोश का बच्चा था वो उसकी पकड़ाई में आ गया, है ना? फिर आ गया। फिर उसने कहा निकलने का प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला सिरा तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उसे चींची का स्वर इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद आवाज़ की व्यथा पहचानी और वह पूछ पंख समेट कर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप
के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने कहा कि जब उसने सांप ने उस बच्चे को आधा निगल लिया था, लेकिन उसका मुंह बाहर की तरफ था खरगोश की बच्ची का, तो वो ची ची की आवाज़ कर रहा था, है ना, जिसको मतलब इतनी ज़ोर से नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके मुंह के अंदर था दबा हुआ, है ना, लेकिन किसी को स्पष्ट आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। लेकिन केवल नीलकंठ को, जो ऊपर दूर अपने झूले पर बैठा हुआ था, उसको उसकी आवाज़ सुनाई दी, है ना। उसने उसको पहचाना और अपने पंखों को समेटता हुआ वो जल्दी से नीचे आया, है ना। और उसने अपने ही दिमाग से उसने सोचा होगा कि यदि मैं सांप के फन पे उसके वार करता हूँ तो हो सकता है कि खरगोश के बच्चों को चोट लग जाए, घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया तो आया, परंतु निश्चेत सा वह वहीं पड़ा रहा। उसने कहा कि सांप के फन को उसने अपने पंजों से दबाया और चोंच से उस पर इतने प्रहार किए कि वो अधमरा हो गया, है ना। पकड़ ढीली होते ही खरगोश का जो बच्चा था मुख से बाहर आ गया उसके, लेकिन निश्चित बना बिना हिले डुले वो वहीं पर पड़ा रहा, है ना। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से अपनी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। उन्होंने कहा कि जब उसने उसको बच्चे को छुड़ा लिया, है ना, फिर जो राधा थी, जो मोरनी थी, उसने उनके बीच में पड़ने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन उसने अपनी मंद जो केका की आवाज़ में जोर जोर से असामान्य घटना घटित होने की जो है सूचना सारी और फैला दी थी। और इतने में माली वहाँ पे पहुँचा। फिर तब तक वो वहाँ पर पहुँचे थे, उन मतलब महादेवी वर्मा वगैरह सब परिवार वाले वहाँ पर पहुँचे। तब तक क्या हुआ, नीलकंठ ने सांप के 2 टुकड़े कर दिए थे, है ना। और फिर वो शिशु खरगोश के पास गया और उसको रात भर अपने पंखों के नीचे रखकर उसको गर्माहट देता रहा कि जिससे उसे वो होश में आ जाए। तो उन्होंने कहा, महादेवी वर्मा ने किया, मुझे समझ में आता है कि कार्तिकेय कौन थे, शिवजी भगवान के बड़े बेटे थे, है ना। उन्होंने अपने युद्ध वाहन के रूप में मोर को क्यों चुना होगा, है ना। उस पक्षी का जो रूप है, स्वभाव देखकर मुझे अब समझ में आता है कि उन्होंने क्यों उसको अपना युद्ध वाहन क्यों बनाया होगा। मयूर लोग कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं है, इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। उन्होंने कहा कि जो मयूर है कला प्रिय वीर पक्षी है ना, और वह हिंसक मात्र नहीं है ना। इसे चील या बाज की जो श्रेणी है उसमें नहीं रखा जा सकता, जिनका काम क्या है, क्रूरता करना ही है ना। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उसका मानवीयकरण भी हो गया था। मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता, तब उस नृत्य में एक सहज तय लय ताल रहता। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। उन्होंने कहा कि नीलकंठ की जो जातिगत मतलब जो जानवरों वाली जो जातिगत विशेषताएं तो थी ही, लेकिन मनुष्य की जैसी क्रियाएं करते हुए भी वो अपने आप को दिखाना चाहता था सबको, है ना, उनके सामने आना चाहता था। फिर उन्होंने कहा कि जब बादल छाते थे, काले बादल आसमान में, तो अपने इंद्रधनुषी जो गुच्छा था, उसका मतलब पंखों का जो गुच्छा था, उसको गोल आकार में फैलाकर वो उनको नाचता था, है ना। और एक सहज लय ताल में रहता था, कभी आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूमकर वो अपने अलक्ष्य मतलब अदृश्य जो है ना, अदृश्य श्रम को वो दिखाया करता था, ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती और बाएं ओर पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था, है ना। उसने कहा कि मोरनी तो इस प्रकार नहीं नाच सकती थी जिस प्रकार से मोर नाचा करता था, लेकिन वो क्या करती थी, उसके पंखों को टच करते हुए दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, उसके जो नाचने की जो ताल थी उसमें उसका साथ दिया करती थी, है ना। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। उसको नीलकंठ था जो उसको समझ में आ गया था कि महादेवी वर्मा जी को उसका जो नाच है बहुत पसंद आता है। यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से नीचे उतर कर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडला का छाता बनाकर तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। उसने कहा कि मुझे ये तो नहीं समझ में आता कि कब उसने मुझे इसको समझ में आया
बताया कि इनको डांस बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार उनकी जारी जो चिड़ियाघर था उसके पास से जब वो गुजर रही थी अपने झूले से, वो फटाफट से नीचे उतरा और नीचे आकर अपने पंखों को गोलाकार आकार में फैलाकर नाचने लगा। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य कर्म का बन गया। उसने कहा जब भी मैं वहाँ पर से गुजरती थी उसके सामने से वो रोज़ इस तरह से वो नाच दिखाया करता था। प्राय मेरे साथ कोई ना कोई विदेशी अतिथि भी पहुँच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयभूत भी हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी दे दी थी। उन्होंने कहा कि जो विदेशी जो उनके मेहमान आते थे उनके साथ रहते थे और नीलकंठ की इस मुद्रा को देखकर अपने लिए सम्मान समझकर वो क्या हो जाते थे, बहुत आश्चर्यचकित हो जाते थे, है ना। और वो जो महिलाएं थी उन्होंने उसको क्या दिया था, जेंटलमैन की उपाधि दी थी। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विस्तर को खन खन कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। उसने कहा कि जो नीलकंठ के जो चोंच थी काफ़ी नोकीली थी, है ना, और पैनी थी, लेकिन वो क्या था, उसने कहा कि जो इसने मतलब सांप के जो टुकड़े टुकड़े कर सकता है अपनी उस चोंच से, लेकिन जब मेरी हथेलियों में वो भुने हुए चने खाता था, इतने प्यार से वो उठाता था, तो मुझे उसकी स्थिति को देखकर बहुत हंसी भी आती थी, है ना, और आश्चर्य भी होता था। और उसको फलों से जो लदे वृक्ष होते थे वो इतने पसंद नहीं थे, बल्कि क्या पसंद था उसको, फूलों से लदे हुए जो वृक्ष होते थे वो उसको बहुत भाया करते थे। बसंत में जब आम के वृक्ष में सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, अशोक के नए पल्लवों से ढक जाता, तब चाली घर में वह इतना अस्थिर होता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। उन्होंने कहा कि जब बसंत के महीने में आम के वृक्ष में क्या आती थी, बोर आती थी, है ना, तो वो क्या कहते थे, बहुत बेचैन हो उठता था। उसको जाली घर के अंदर, मतलब जहाँ उनका घर रहने का था उसके अंदर रखना उसको बहुत मुश्किल हो जाया करता था, है ना, इसलिए उसको बाहर छोड़ दिया जाता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट को पा लेते थे और तब उसकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ होता था और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते। इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। उन्होंने कहा कि नीलकंठ और उसकी सबसे प्रिय ऋतु कौन सी थी, वर्षा ऋतु थी। और जैसे ही मेघों में इकट्ठे होते थे और हवा चलने लगती थी तो उन्हें समझ में आ जाता था कि बारिश आने वाली है, तो अपनी मंद आवाज़ में क्या करते थे, वो ज़ोर ज़ोर से उनको गाने लगते थे, मतलब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके वो अपनी केका की आवाज़ निकालने लगते थे, है ना। और उन्होंने कहा जैसी बूंदें पड़ने लगती थी, है ना, और वो जैसी जैसी मेघ में गर्जन होती थी और बारिश पड़ने लगती थी, जितनी तेज़ बारिश होती थी और जितनी रिमझिमाहट के साथ तीव्र बारिश होती थी, उनका नृत्य का जो वेग था वो उतनी ही तेज़ी से बढ़ने लगता था, है ना। उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने कहा कि जब वो क्या होती थी, बारिश क्या होती थी, कम हो जाया करती थी, तो वो अपने पंखों को सुखाने के लिए, है ना, दाहिने पंजे पर दाहिने पंखों ऐसे बाएं पंख रखकर या बाएं पंखों पर बायां पैर रखकर उनको पंख फैलाकर सुखाया करता था। फिर यह दोनों मोरनी और जो मोर थे एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को अपनी चोंच से पी पी कर उनका गीलापन को दूर क्या करते थे, है ना। तो उन्होंने कहा कि इन खुशियों के जो क्षण थे, है ना, रागनी के बेमेल स्वर जो थे, इसमें स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। उन्होंने कहा कि एक कहानी है ये, है ना। तो एक दिन मुझे किसी कार्य से नक्कास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंदी ऐनक को ही अपना ध्यान का केंद्र बनाया था। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी
थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मुंजे से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी, है ना। तो एक बार क्या हो गया, वो जो लेखिका थी, वो जो पशु पक्षी को बेचने का जो दुकान होती है ना, खरीदने की जो दुकान होती है, वहाँ से वो जा रही थी, निकल रही थी, है ना। तो उन्होंने कहा कि आज मैं बिल्कुल भी उन पक्षियों की तरफ नहीं देखूंगी, है ना, किसी पिंजरे की तरफ नहीं देखूंगी। मैं केवल, उन्होंने क्या करा, जब उन्होंने उसको रोका था बड़े मियाँ, तो बड़े मियाँ के मुँह पे देखती रही, है ना। उनकी जो बड़ी हुई दाढ़ी थी और जो सफ़ेद डोरे से जो उन्होंने कान पे अपना चश्मा बांधा हुआ था, उसको ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी। पर इतने में उनका ध्यान कहाँ गया, बड़े मियाँ के पैरों के पास जो पड़ी हुई मोरनी थी उस पर चला गया। और उन्होंने कहा कि मैं उसको अनदेखा करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो भी राधा के समान मोरनी थी, लेकिन उसके दोनों मुंजे जो थे सरपत की ऊपरी पत्तियां, है ना, जैसे होते ठूठ, उसके जो पैर थे उनको बिल्कुल तोड़कर एकत्रित कर दिया था, इकट्ठा कर दिया था। किसी ने उसके पैर तोड़े होंगे पंजों को। मैंने कहा था ना कि दवाई बनती है, तो हो सकता है कि इस वजह से उसके पैरों की पंजे को तोड़ा गया हो, है ना। और ठीक से, वो जिसकी वजह से वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। बड़े मियाँ की भाषण में फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसके सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी वह यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। फिर बड़े मियाँ ने स्टार्ट कर दिया बोलना कि गुरुजी, चिड़िया जो है, चिड़ी मार ने जिसने चिड़िया पकड़ी है, उसने देखो इसका क्या हाल कर दिया, है ना। कभी ऐसे चिड़िया पकड़ी जाती है? और तो उसने कहा कि मैं ऐसा मन कर रहा था कि उसके सिर पर इस चिड़िया को वापस फिर मार के दूँ कि तू लेके चले जा, लेकिन फिर मतलब वो जो मोरनी है, तो उसने कहा कि आपको भी मैं कैसे कहूँ कि इस मोरनी को आप लेकर चले जाओ। सारांश यह कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रख कर घर ले आई। और फिर एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी थी। अब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और उसका नाम रखा गया कुब्जा, है ना। उसने कहा कि सारांश हुआ, अंत में सारा निष्कर्ष क्या निकला कि महादेवी वर्मा जी ने उसको 7 रुपये में खरीद लिया, है ना। फिर उन्होंने अपने कमरा जो उनका था पढ़ने लिखने का, जहाँ पर उन्होंने मोर के बच्चे रखे थे, वहाँ पर उसको रखा, उसकी देखभाल करी। उन्होंने कहा उसको अस्पताल के रूप में मैंने बना लिया, रोज़ उसकी देखभाल करना, पूरा महीने भर तक उन्होंने उसकी देखभाल करी, है ना। फिर वो टेढ़े मेढ़े करके जो उसके ठूठ जैसे पैर थे, है ना, जो शाखा का विहीन होता है, शाखा विहीन जो ठूठ होता है ना, उसकी तरह उसके पैर हो गए थे, लेकिन वो उसके चलने डगमग करके चलती थी, लेकिन वो खड़ी होने लगी थी। तो उन्होंने कहा कि फिर उसको वहाँ से पकड़कर मैंने जाली घर में, अपने जो उनका जाली घर था जहाँ पर और पशु पक्षी रहा करते थे, उनको वहाँ पर पहुँचाया और उसका नाम उन्होंने क्या रखा, कुब्जा रखा। वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। उन्होंने कहा कि वह स्वभाव से भी कैसी थी, उसका नाम कुब्जा रखा था, वैसे ही प्रमाणित हुई, उन्होंने कहा। और नीलकंठ और राधा को जब भी वो साथ देखती थी तो कुब्जा क्या करती थी, उस मोरनी को मारने के लिए दौड़ पड़ती थी, है ना। और चोंच मार कर उसने जो राधा की जो कलगी थी उनको नोच डाला था, उसके पंखों को नोच डाला था। लेकिन कठिनाई ये थी कि नीलकंठ उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था, उससे दूर भागा करता था, है ना। पर वो कह चाहती थी कि नीलकंठ के साथ वह हमेशा रहे। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती। पता चला कि कुब्जा ने चोंच मारकर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूठ जैसे पैरों से सब और छिता दिया, है ना। उसने कहा कि उसकी जो कुब्जा थी उसको नीलकंठ की किसी भी मतलब जो और थे मित्र उसको पसंद नहीं था कि वो कोई इसके पास आए, है ना। और जो जाली घर में और पशु पक्षी थे उससे भी उसकी कोई दोस्ती नहीं थी, है ना। और फिर इतने में क्या है, राधा ने 2 अंडे दिए थे, है ना, वो उनको छिपाए रहती थी। फिर उसने पता चल गया होगा कुब्जा को, तो कुब्जा ने चोंच मारकर राधा को धक्का देकर उसके जो अंडे थे फोड़ दिए, अपने पैरों से चितर बितर कर दिया। इस कला कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया, है ना। उसने
उसने कहा कि रोज़ रोज़ के इस क्लेश की वजह से, है ना, और राधा से दूर रहने की वजह से जो है नीलकंठ की प्रसन्नता का, मतलब जो जितना वो खुश रहा करता था, सबकी देखभाल करता था, वो सब उसका अंत हो गया। कई बार वह जाली घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकारने पर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। उसने कहा कि कई बार वो ऐसा करता था, जाली घर से निकल कर भाग जाया करता था और भूखा प्यासा कई दिनों तक इधर उधर छुपा रहा करता था, है ना। उसने कहा कि मैं जब उसे प्यार से पुचकारती थी तब वो आता था। एक बार उसकी जो खिड़की की जो शेड थी तो वहाँ पर वो छिपा रहा कई दिनों तक। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता, पर उसकी चाल में थकावट, आंखों में एक शून्यता थी। वह अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा तो नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाए बैठता है। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। उसने कहा कि मैं जब वो उनको दाना देने जाती थी उसको, नीलकंठ को, है ना, उसने कहा कि वो वैसे ही अपने पंखों को फैलाकर नाचता भले ही था, लेकिन उसकी जो चाल थी, जो उसका उस टाइम पे पहले तो खुश होकर नाचा करता था, है ना, खूब, लेकिन ऐसा लगता था कि वो मतलब थकावट के मारे उनको पंखों को फैला रहा है। उसकी आंखों में शून्यता थी, मतलब एक आनंद नहीं था बिल्कुल भी, है ना। उसने कहा अपनी अनुभवहीनता के कारण ही उसने कहा कि मुझे लगता था कि कभी ना कभी इनकी दोस्ती हो जाएगी। इसी आशा के कारण मैंने थोड़े दिनों पर उनको, मतलब उनका मेल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। अंत में 3-4 महीनों के उपरांत एक दिन जब सवेरे उठ के उसने देखा कि नीलकंठ अपने पूंछ के पंखों को धरती पर उसी प्रकार बैठा है जैसे वो खरगोश के बच्चों को खेलने के लिए बैठा करता था मिट्टी में। तो उसने कहा कि मेरे काफ़ी देर पुचकारने पर भी जब वो नहीं उठा तो उसको संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। उसने कहा वास्तव में उस दिन वो नीलकंठ मर गया, है ना। उसने कहा कि अब तक मुझे क्यों मरा ये मुझे आज तक उत्तर नहीं मिला। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तब्ध जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शॉल में लपेट कर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रभावित किया तब उसकी उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा निश्चित सी कई दिनों तक कोने में बैठी रही, है ना। उसने कहा कि जब नीलकंठ मर गया उसके मुझे ये नहीं पता चला कि क्यों मरा, तो उसने कहा कि उसे ना तो कोई बीमारी थी, ना उसके शरीर पर किसी चोट का निशान था। तो उन्होंने कहा मैं अपने शॉल पर उसको लपेट कर गंगा में जब उन्होंने प्रवाहित किया तो उसके जो पंख है चारों तरफ फैल गए होंगे, है ना, फैल के पानी की उसकी वजह से। तो उसने कहा पूरा जो मयूर का समान जो पानी था वो तरंगित हो उठा था, है ना। नीलकंठ के नहीं रहने पर भी राधा क्या हो गई थी, बिल्कुल निश्चित सी हो गई थी, है ना, अधमरी सी हो गई थी और कई दिनों तक एक कोने में वो बैठी रही। वह कई बार भाग कर लौट आता था। वह इस प्रतीक्षा के भाव द्वार से, उसने कहा कि कई बार जब दो नीलकंठ था भाग जाने के बाद वापस लौट के आता था, वो इसी प्रतीक्षा में रही कि शायद नीलकंठ वापस आएगा एक न एक दिन। पर दृष्टि लगाई रहती थी, पर कुब्जा के कोलाहल ने के साथ खोज ढूंढ आरंभ की, है ना। उसने कहा कि वो हमेशा इसी आस में रहती थी कि आज वापस आ जाएगी, लेकिन कुब्जा ने कोलाहल के साथ उसकी खोज आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी, है ना। कुब्जा भी जब दसी दराजी की जाली का दरवाज़ा खुलता होगा वो वहाँ से बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कशनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतर ही रही थी कि कजली अल्सेशियन कुत्ती सामने आ पड़ गई, है ना। उसने कहा कि जब उसको ढूंढने के लिए वो गई थी तो इसी तरह से वो रोज़ उसको ढूंढा करती थी नीलकंठ को कुब्जा, लेकिन एक दिन जब वो आम के पेड़ से उतर रही थी तो उनकी जो अल्सेशियन कुत्तियाँ थी जो सामने आ गई और स्वभाव के अनुसार ही उसने कजली पर चोंच से प्रहार किया, क्योंकि वो गुस्सेल थी कुब्जा और उसने जैसे ही उसको उनकी जो कुत्तियाँ थी उस पर चोंच से प्रहार किया, है ना, तो प्रमाणित कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। फिर उसे भी गुस्सा आ गया होगा, है ना, तो कजली ने उसके गर्दन पे 2 दांत उसके गड़ा दिए। इस बार उसका कल कोलाहल और देश प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका। उसने कहा कि जो उसका जीवन था इस बार बिल्कुल भी बचा नहीं सके हम लोग, परंतु
इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि जो मेरे जीवन में ये 3 पक्षी आए थे, है ना? पक्षी प्रकृति के जो विभिन्न रूप हैं उनको देखने को मिला था उनको इन तीनों पक्षियों के माध्यम से। उन्होंने कहा ये मेरे जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ के में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाते हैं तो तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका का तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। उसने कहा कि जब वो अब अकेली रह गई थी और जब आषाढ़ के इस महीने में जब क्या होते हैं बादल छाते हैं तब वह ऊंचे झूले पर पहुंचकर अशोक की डाल पर बैठकर अपनी मधुर केका आवाज़ से नीलकंठ को बुलाती रहती है। आपकी ये कहानी है नीलकंठ की, है ना? अब के जो प्रश्न उत्तर है आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। धन्यवाद।